नमस्कार दोस्तों, मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आज की पेशवा बालाजी बाजीराव एवं पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे तथा साथ ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स एवं क्वेश्चन पर भी डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए दोस्तों, पेशवा बालाजी बाजीराव को बालाजी द्वितीय के नाम से भी जाना जाता था। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है, पेशवा के रूप में इनका जो कार्यकाल था वो 740 ईस्वी से 61 ईस्वी के मध्य था। ठीक है, एक बात याद रखनी है आपको। दूसरी, बालाजी बाजीराव के पिता का नाम बाजीराव प्रथम था और इनका उपनाम नाना साहेब था, यानी इनको नाना साहेब के नाम से भी जाना जाता था। काफ़ी सारी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी पूछा गया है, किस पेशवा को नाना साहेब के नाम से जाना जाता था या नाना साहेब कहा जाता था, तो बालाजी बाजीराव को कहा जाता था। इनका एक अन्य नाम बालाजी द्वितीय भी था। पॉइंट क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने मालवा पर मराठों के अधिकार को वैधता प्रदान की थी। देखिए, बाजीराव प्रथम के समय उत्तर भारत में मराठों का सबसे पहले मालवा पर अधिकार हुआ और उस मालवा के पर अधिकार होने की जो वैधता है वो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह ने दी थी कि मराठों का मालवा पर वैध अधिकार है। 1741 ईस्वी में ऐसा सर्टिफिकेट दिया उन्होंने। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अलीवर्दी खान ने मराठा आक्रमणों से परेशान होकर पेशवा को सेना के लिए कितने लाख रुपए देने का वायदा किया था। तो इसका सही आंसर है 22 लाख रुपए। अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि एक मराठा सरदार हैं रघुजी भोसले। कौन है? रघुजी भोसले। रघुजी भोसले बार बार क्या है, अलीवर्दी खां पे क्या कर देते हैं, आक्रमण कर देते हैं और रघुजी भोसले के आक्रमण से काफ़ी परेशान हो जाता है। और तो ये मोहम्मद शाह रंगीला यानी मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के माध्यम से पेशवा बालाजी बाजीराव से क्या करता है, संधि वार्ता करता है और उन्हें रघुजी भोसले को रोकने के लिए कहता है और उनकी सैन्य व्यवस्था के लिए 22 लाख रुपए देने का उनसे वायदा करता है। पॉइंट क्लियर यहाँ पे, क्योंकि रघुजी भोसले को उन्होंने उड़ीसा का एक भाग भी दे दिया था, फिर भी उनके आक्रमण रुक नहीं रहे थे अलीवर्दी खां के ऊपर। तो 1741 ईस्वी में मुगल बादशाह मोहम्मद शाह के अनुरोध पर बालाजी बाजीराव ने रघुजी भोसले के विरुद्ध अलीवर्दी खां की मदद दी थी और रघुजी भोसले को क्या किया था, पराजित किया था। इसके बदले अलीवर्दी खां से पेशवा बालाजी बाजीराव ने 22 लाख रुपए लिए थे। ये बात भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन से देखिएगा कि बालाजी बाजीराव ने 1751 ईस्वी में बंगाल के किस शासक को पराजित कर चौथ लेना प्रारंभ किया था। तो याद रखना है, 1751 ईस्वी में पहले 1741 ईस्वी में तो अलीवर्दी खां की मदद की थी 22 लाख रुपए लेकर रघुजी भोसले के विरुद्ध, लेकिन 1751 ईस्वी में स्वयं बालाजी बाजीराव ने अलीवर्दी खां पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। और ये बंगाल का शासक था, कहाँ का शासक था, अलीवर्दी खां बंगाल का शासक था। और अलीवर्दी खां से उड़ीसा का एक भाग लिया था, किसने लिया था, रघुजी भोसले ने लिया था। ये बात भी आपको याद रखनी है। तो याद रखना है, अलीवर्दी खां को क्या किया था, पराजित करके इससे चौथ ली थी बालाजी बाजीराव ने। अब देखिए, इस युद्ध के फलस्वरूप क्या होती है कि संगोला की संधि होती है, इसके जस्ट बाद में तुरंत नहीं, पहले ही हो जाती है, क्योंकि 1751 1750 ईस्वी में संगोला की संधि होती है। ये संगोला की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। संगोला की संधि बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में आती है। और ये जो संगोला की संधि, ये राजा राम द्वितीय यानी क्या, ताराबाई का पौत्र था ये, और बालाजी बाजीराव के मध्य हुई थी। ठीक है, एक बात याद रखनी है, किसके मध्य हुई है, राजा राम द्वितीय जो ताराबाई के क्या थे, पौत्र थे, और यानी संभाजी द्वितीय के क्या थे, बेटे थे राजा राम द्वितीय। तो इनके मध्य और बालाजी बाजीराव के मध्य ये संगोला की संधि हुई थी 1750 ईस्वी में। और संधि का परिणाम क्या था, ये बात याद रखनी है कि इस समझौते के परिणाम स्वरूप मराठा साम्राज्य का वास्तविक शासक पेशवा बालाजी बाजीराव बन गया। ठीक है, एक बात याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है कि किस संधि के अंतर्गत मराठा साम्राज्य का वास्तविक शासक कौन बन गया था, पेशवा बन गया था। तो याद रखना है, संगोला की संधि के तहत। और ये संगोला की संधि हुई थी राजा राम द्वितीय से, बालाजी बाजीराव ने की थी। पॉइंट क्लियर, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संधि से छत्रपति ने पेशवा को पूर्ण अधिकार प्रदान किया था। तो याद रखना है, संगोला की संधि से किया था, 1750 ईस्वी में हुई थी ये क्वेश्चन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस मराठा संवैधानिक क्रांति रूपी संधि द्वारा मराठा छत्रपति केवल नाम मात्र के राजा रह गए और महलों के महापौर बन गए थे। तो इसका सही आंसर है संगोला की संधि 1750 ईस्वी में हुई थी। यह संधि काफी इंपॉर्टेंट है। इस संधि के द्वारा क्या हुआ कि मराठा साम्राज्य के जो वास्तविक शासक हैं वो पेशवा बने थे और छत्रपति नाम मात्र के राजा रह गए थे।
नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, किसके समय मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? तो इसका सही आंसर है बालाजी बाजीराव के समय की बात है ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस संधि के द्वारा निजाम ने मराठों को बरार का आधा क्षेत्र दिया था? तो याद रखना है झलकी की संधि के द्वारा दिया था, 1752 ईस्वी में हुई थी और ये हैदराबाद के निजाम के साथ में हुई थी। झलकी की संधि 1752 ईस्वी में, और इस संधि के द्वारा मराठों को बरार का क्षेत्र दिया था, आधा बरार का क्षेत्र दिया था निजाम ने। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस पेशवा के काल में मराठा शक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंची थी? तो याद रखना है बालाजी बाजीराव के शासनकाल में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किसके समय मराठा राजा नाचीज हो गया और पेशवा वास्तविक शासक? ये तो अभी बता दिया है मैंने आपको, बालाजी द्वितीय के समय हो गया था। अच्छा, ये रिपीटेड क्वेश्चन इसलिए है कि एक बार क्वेश्चन में बालाजी द्वितीय ऑप्शन में रख दिया था इसका दूसरा नाम। ठीक है, इसलिए आप कंफ्यूज मत हो जाना, ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस पेशवा के काल में सबसे ज्यादा साम्राज्य विस्तार हुआ था? तो याद रखना है बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा कि 1754 ईस्वी में किसके नेतृत्व में मराठों ने दिल्ली में अहमद शाह को सिंहासन से हटाकर आलमगीर द्वितीय को सिंहासन पर बैठाया था? तो याद रखना है रघुनाथ राव के नेतृत्व में। अब इसका फैक्ट्स देखिएगा दोस्तों कि फैक्ट्स में कि 1754 ईस्वी में रघुनाथ राव के नेतृत्व में मराठों ने दिल्ली में प्रवेश कर अहमद शाह को सिंहासन से हटाकर आलमगीर द्वितीय को मुगल बादशाह बनाया तथा 1757 ईस्वी में रघुनाथ राव के नेतृत्व में ही पुनः दिल्ली पर आक्रमण कर अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि नजीब उद्दौला को मीर बख्शी के पद से हटाकर अहमद शाह बंगस को मीर बख्शी बनाया था। ये बात याद रखनी है आपको। ठीक है, बंगस है यहाँ पर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि किस पेशवा की प्रशस्ति में कहा गया है कि मराठा घोड़ों ने कन्याकुमारी से लेकर हिमालय के झरनों तक प्यास बुझाई थी? तो याद रखना है किस पेशवा की प्रशंसा में ये बात कही गई है? तो बालाजी बाजीराव के प्रशंसा में ये बात कही है, ये बात याद रखनी है। अब देखिए पेशवा बालाजी बाजीराव के काल में एक बात याद रखनी है कि पेशवा बालाजी बाजीराव के काल में क्या होता है? पानीपत का युद्ध होता है। क्या होता है? पानीपत का युद्ध होता है और पानीपत का थर्ड युद्ध होता है। पहले प्रथम युद्ध के बारे में तो आपको जब पता ही है कि इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ, द्वितीय युद्ध हेमू और अकबर के मध्य हुआ और तृतीय युद्ध हुआ था मराठों के बीच में और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे पानीपत के तृतीय युद्ध के बारे में जो बालाजी बाजीराव के समय हुआ था। उस समय पेशवा बालाजी बाजीराव थे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस कि पानीपत का तृतीय युद्ध। पानीपत का जो तृतीय युद्ध है ये 14 जनवरी 1761 ईस्वी को हुआ। तिथि याद रखनी है आपको। योद्धा कौन थे इसमें? अफगान और मराठों के बीच में हुआ था। अफगान शासक था अहमद शाह अब्दाली और मराठा पेशवा थे उस समय बालाजी बाजीराव। ठीक है, और मुगल शासक उस समय कौन थे? पानीपत के तृतीय युद्ध के समय शाह आलम द्वितीय थे और मराठों का जो नेतृत्व करते यानी सेनापति था वो था विश्वास राव। ठीक है, बालाजी बाजीराव का पुत्र था। और मराठों का जो वास्तविक नेतृत्व करता था यानी सेनापति था, जिसको हम प्रधान सेनापति भी कह सकते हैं, वो थे सदाशिव राव भाऊ। ठीक है, यानी सेनापति तो बनाया गया विश्वास राव को, लेकिन वास्तविक जो सेनापति था, प्रधान सेनापति था, जो सेना का संचालन कर रहा था, वो सदाशिव राव भाऊ थे। ठीक है, और मराठों का जो तोपखाना था उसका नेतृत्व कर रहे थे इब्राहिम खां गारदी। ठीक है, एक बात याद रखनी है, ये मराठों की तोपखाने के क्या थे? नेतृत्व करता थे पानीपत के तृतीय युद्ध में। ये सभी नाम आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है, सारे नाम एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब इस युद्ध की कुछ अन्य बातें हैं जो आपको याद रखनी है। वो बातें ये हैं कि इस युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला, रोहिला सरदार नजीबुद्दौला, हाफिज रहमत खां, अब्दुल्ला खां ने अहमद शाह अब्दाली का क्या किया था? समर्थन किया था। इसके अलावा इस युद्ध में भरतपुर जाट शासक सूरजमल सिख राजपूत क्या रहे थे? तटस्थ रहे थे। इसके अलावा मराठाओं को इस युद्ध में एकमात्र समर्थन जिस मुगल वजीर का मिला था उसका नाम था इमाद उल मुल्क। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं को समर्थन देने वाले एकमात्र मुगल वजीर कौन थे? इमाद उल मुल्क थे। इस युद्ध का परिणाम क्या रहा? तो इस युद्ध में क्या है, मराठाओं की बहुत बुरी तरीके से हार हुई। विश्वास राव और सदाशिव राव मारे गए थे दोनों। इस युद्ध में रोहिला सरदार नजीबुद्दौला ने अहमद शाह अब्दाली के प्रतिनिधि के रूप में दिल्ली पर शासन किया था इस युद्ध के बाद में। ठीक है, और इस युद्ध में मिली शर्मनाक हार की वजह से बालाजी बाजीराव ने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी।
ये सारे परिणाम रहे थे इस युद्ध के, सारे परिणाम याद रखने हैं आपको। इसके बाद में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं पानीपत के तृतीय युद्ध से संबंधित, उन क्वेश्चनों को भी देख लीजिए। पहला क्वेश्चन है कि हमारा कौन सा रोहिला सरदार अहमद शाह अब्दाली का विश्वास पात्र था? तो याद रखना नजीब खान था, जिसको नजीबुद्दौला के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति कौन था? तो याद रखना रघुनाथ राव था मराठा संघ में फूट डालने वाला प्रमुख व्यक्ति। ठीक है, इसकी सेना ने क्या किया, अफगानों से पंजाब विजित किया था और इसी चीज का बदला लेने के लिए अहमद शाह अब्दाली ने मराठों पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से हमारा कि अहमद शाह अब्दाली के भारत आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ने का वास्तविक कारण क्या था? तो इसका सही आंसर है कि वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का क्या लेना चाहता था, बदला लेना चाहता था। ठीक है, ये बात याद रखनी है, इसलिए इसने क्या किया, आक्रमण किया था। पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ इस कारण। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन से देखिएगा कि अहमद शाह अब्दाली द्वारा पानीपत के तृतीय युद्ध में प्रयुक्त ऊंट की पीठ पर चलने वाली बंदूकों को क्या कहा जाता है? तो याद रखना है कड़ाबीन कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली ने ऊंट की पीठ पर रखकर चलाई जाने वाली बंदूकों का प्रयोग किया था पानीपत के तृतीय युद्ध में, और इन बंदूकों को क्या कहा जाता है, कड़ाबीन कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो इसका सही आंसर है 7 बार आक्रमण किया था। 1748 से लेकर 1767 ईस्वी के बीच में अहमद शाह अब्दाली ने 7 बार भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, फैक्ट्स में याद रखिएगा कि जो पानीपत का तीसरा युद्ध था ये अहमद शाह अब्दाली का क्या था, 5वां आक्रमण था। कौन सा आक्रमण था, 5वां आक्रमण था। इसके अलावा जो लास्ट आक्रमण था यानी अहमद शाह अब्दाली का लास्ट जो 7वां आक्रमण था वो किसके विरुद्ध हुआ था, वो हुआ था सिखों के विरुद्ध हुआ था। ये बात आपको याद रखनी है, 6वां भी सिखों के विरुद्ध हुआ था। इस आक्रमण में अब्दाली सिखों को कुचलने में सफल नहीं हुआ था, 7वें आक्रमण में भी, ये बात आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अवध के नवाब शुजाउद्दौला ने किस कारण अहमद शाह अब्दाली को सहयोग दिया था? तो याद रखना है सहयोग देने का कारण क्या था अवध के नवाब शुजाउद्दौला का? तो इसका सही कारण कि अपने साम्राज्य की सुरक्षा के लिए इसने अहमद शाह अब्दाली का क्या दिया था, साथ दिया था। ठीक है, नेक्स्ट अगला कि पानीपत के युद्ध में कौन सा मुस्लिम सेनापति यानी सेनानी मराठाओं की ओर से लड़ते हुए मारा गया था? तो याद रखना है इब्राहिम खां गारदी मारा गया था। इब्राहिम खां गारदी मराठा तोपखाने का क्या था, प्रमुख था, प्रधान था। फैक्ट्स में देखिए कि मराठों ने इब्राहिम खां गारदी को हैदराबाद के निजाम से प्राप्त किया था। इब्राहिम गारदी ने फ्रांस के बूसी से क्या ली थी, ट्रेनिंग ली थी तोपखाने की, और ये मराठाओं के तोपखाने का संचालक था पानीपत के तीसरे युद्ध में। अगला क्वेश्चन है कि किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा था? तो इसका सही आंसर है काशीराज पंडित ने। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा मराठा सरदार पानीपत के तीसरे युद्ध के बीच में ही मैदान छोड़कर भाग गया था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। तो ये मल्हारराव होलकर थे और ये पानीपत के तीसरे युद्ध के बीच में ही मैदान छोड़कर भाग गए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठाओं की पराजय की सूचना एक व्यापारी द्वारा बालाजी बाजीराव को कूट संदेश के रूप में भिजवाई गई, जो थी कि 2 मोती विलीन हो गए, 22 सोने की मोहर लुप्त हो गई और चांदी तथा तांबे की गणना ही नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इस संदेश में 2 मोती बस 22 मोहर की जगह 27 मोहर है। कितनी मोहर है, 27 मोहर है। ठीक है, 27 मोहर से क्या तात्पर्य है? ठीक है, 2 मोती कहा गया है संदेश में विश्वास राव और सदाशिव राव भाऊ को, और यहाँ पे 27 मोहर कहा गया है 27 मराठा सरदारों को। ठीक है, ये बात याद रखनी है कि इतने सारे लोग यानी 2 मोती, दोनों सेनापति और 27 मराठा सरदार इस युद्ध में मारे गए थे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जो 1761 ईस्वी में हुआ था कि मारे जाने वाले मराठा योद्धाओं की पहचान कीजिए। 4 यहाँ पे मराठा सरदारों के नाम हैं। इनमें से कौन कौन से सरदार 1761 ईस्वी में पानीपत के तीसरे युद्ध में मारे गए थे? तो याद रखना है जसवंत परमार ए पर, नंबर 2 पर तुकोजी होलकर,
नंबर 3 पे जनकोजी सिंधिया, नंबर 4 पर विश्वासराव एवं सदाशिव भाऊ। तो इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी विकल्प सत्य हैं। यानी यहाँ पे जो 5 नाम दिए गए 5 मराठा सरदारों के, पांचों की पांचों पानीपत के तृतीय युद्ध में शहीद हुए थे। फैक्ट से देखिएगा कि पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठा बुरी तरह से पराजित हुए थे। विश्वासराव, सदाशिवराव भाऊ, जसवंत पवार, तुकोजी होलकर, जनकोजी सिंधिया आदि समेत करीब 28,000 मराठा सैनिक मारे गए थे पानीपत के तृतीय युद्ध में। और पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लेने वाले मराठा नायकों में नाना फडणवीस व महादजी सिंधिया ही जिंदा बच गए थे। ठीक है, केवल ये 2 बचे थे, एक तो मराठा सरदार नाना फडणवीस बचे थे और महादजी सिंधिया जिंदा बचे थे इस युद्ध में। ठीक है, ये बात याद रखनी है। अगला है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में भाग लेने वाला कौन सा योद्धा युद्ध के दौरान लंगड़ा हो गया था? तो याद रखना है महादजी सिंधिया लंगड़े हो गए थे। अगला क्वेश्चन है कि किसे पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मराठा सेना को रसद आपूर्ति का कार्य सौंपा गया था? तो याद रखना है गोविंद बल्लाल खैर को क्या मराठा सेना के लिए रसद आपूर्ति का काम सौंपा गया था। लेकिन मराठा सेना के लिए इस युद्ध में यानी पानीपत के तृतीय युद्ध में सबसे बड़ी समस्या भुखमरी ही थी, क्योंकि उनके लिए रसद की आपूर्ति सही ढंग से नहीं हो पाई थी। फैक्ट्स देखिए कि पेशवा ने अपनी सेनाओं के लिए रसद व्यवस्था बनाए रखने के लिए कोई प्रयास नहीं किया था। ये चीज़ पूछी जाती है। ठीक है, कई बार आता है जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन निम्न में सत्य असत्य पूछा जाता है कि पेशवा ने अपनी सेनाओं के लिए रसद की आपूर्ति की थी? नहीं की थी। ठीक है, याद रखना है कोई भी प्रयास नहीं किया था। आर्थिक तंगी के कारण पेशवा कोई सहायता नहीं दे सका था, जिससे मराठा कैंपों में भुखमरी की हालत हो गई थी। क्लियर पॉइंट यहाँ पे। अगला है हमारा कि पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में इतिहासकारों के कथन क्या क्या हैं जो एग्जाम्स में आए हैं, उनको याद रखिएगा। देखिए सबसे पहले हम देखते हैं जदुनाथ सरकार के बारे में कि जदुनाथ सरकार ने पानीपत के तृतीय युद्ध के विषय में क्या बात कही है। इन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में संभवतः ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसने कोई ना कोई संबंधी ना खोया हो तथा कुछ परिवारों का तो सर्वनाश ही हो गया। अब आरवी देसाई जी ने क्या कहा है इस युद्ध के लिए? तो आरवी देसाई जी कह रहे हैं कि पानीपत के तृतीय युद्ध में ने यह निश्चित नहीं किया कि भारत पर कौन शासन करेगा, बल्कि यह निश्चित किया कि भारत पर कौन शासन नहीं करेगा, अर्थात मराठा शासन नहीं करेंगे। इस युद्ध ने भारतीय इतिहास को नया मोड़ दिया था। अब काशीराज पंडित जी क्या कह रहे हैं इस युद्ध के विषय में? तो याद रखना है काशीराज पंडित ने कहा था कि पानीपत का तीसरा युद्ध मराठाओं के लिए प्रलंकाकारी साबित हुआ था। कैसा हुआ था? प्रलंकारी साबित हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि किस इतिहासकार के अनुसार पानीपत की दुर्घटना एक प्राकृतिक दुर्घटना की भांति थी। इसमें जनहानि अवश्य हुई परंतु राजनीतिक हानि कुछ भी नहीं हुई थी। तो ये बात कही थी सरदेसाई ने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में किस शक्ति का उदय हुआ था? तो अंग्रेजों का उदय हुआ था पानीपत के बाद में। पानीपत के तृतीय युद्ध के बाद में मराठाओं की बुरी हार से मराठा कमजोर हो गए और फिर एक नई शक्ति ने जन्म लिया भारत में, वो थे अंग्रेज यानी ब्रिटिश राज्य। अगला क्वेश्चन है पानीपत के तीसरे युद्ध के परिणाम स्वरूप सर्वाधिक लाभ किसे हुआ था? तो सर्वाधिक लाभ हुआ था अंग्रेजों को। ठीक है, ये थी दोस्तों पेशवा बालाजी बाजीराव से संबंधित सारी इंपॉर्टेंट बातें। पेशवा बालाजी बाजीराव के टाइम पे पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस वीडियो का। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे अगले मराठा पेशवा माधव राव एवं माधव नारायण राव के बारे में। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय।